हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड। जी हाँ, अगर आप क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर, 6 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए गाइज हम लोग आज इस वीडियो को, अभी सेशन को चालू करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उसमें कुल ना 55 प्रश्न है, जिसमें से सर 40 आपका ऑब्जेक्टिव है और आपका 10 जो सर क्वेश्चंस हैं वो आपका सर 3 मार्क्स के हैं और 5 जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सर 6 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सर बिहार बोर्ड के तर्ज पर बनाया गया। मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ गाइज। ये जो मैंने सर क्वेश्चन तैयार किया है ये बिल्कुल बिहार बोर्ड के तर्ज पर बनाया गया। ये देख सकते हैं सर, यहाँ पे आपको सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आंसर क्वेश्चन सब साथ में दिया गया है। तो आइए अब सर हम सेशन को चालू करते हैं और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यहाँ पर बिल्कुल बिहार बोर्ड के तर्ज पर तैयार किया गया और ये वीडियो में जो भी सवाल दिए गए हैं सर वो क्वेश्चन बैंक को काफ़ी एनालिसिस करके तैयार किया गया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठे रहिए, इंतजार कीजिए सभी क्वेश्चंस का। और चलिए अब बिना देर किए हुए सेशन को चालू करते हैं। गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी बात तामझाम आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। चलिए गाइज अब यहाँ पे हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सर इस क्वेश्चन में सर टोटल जो है ना 2 भागों को बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में, एक भाग 1 और एक भाग 2 है सर। भाग 1 खंड ओ है सर, और इसमें जो है आपको कुल 1 से लेकर 40 तक प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव हैं। और खंड अगर भाग 2 की बात कर लिया जाए तो इसमें सर गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। और इसमें सर जो है आपको लघुत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन दिया गया है और 5 को जो है सर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया। तो चलिए अब सेशन को चालू करते हैं बिना समय गवाए हो। तो आज का पहला सवाल आता है दोस्तों मेरा, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा गाइज। आज का पहला सवाल काफ़ी मोस्ट VBI सवाल सब है गाइज। तो देखिए आज का पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है। मतलब मृतकों का टीला कौन सा कहलाता है? सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा जगह है जो मृतकों का टीला कहलाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मोहनजोदड़ो। तो गाइज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर कहता है भारत का पुरातत्व का पिता कहलाता है, यानी भारत के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज कनिंघम को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को सर एनालिसिस करके इसमें डाला गया, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली। तो चलिए सर हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है तीसरा क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से, जो सर 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? लोहा हो जाएगा। तो उम्मीद करते गाइज आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। अब आपका अगला सवाल जो आता है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर सवाल काफ़ी मोस्ट MMI सवाल है, यानी महा इम्पोर्टेंट है। आज का चौथा सवाल है सर, कहता है सिंधु सभ्यता में, यहाँ पे में होना चाहिए दोस्तों, सभ्यता के बाद आपका क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे होना चाहिए आपका में। कहता है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी नर्तकी की मूर्ति पूछ रहा है कहाँ मिला है। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिली है गाइज, ये आपका ऑप्शन नंबर है यानी मोहनजोदड़ो में मिला है। कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो आगे चलते हैं गाइज सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में कहता है गाइज, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? स्वर्ण का मतलब होता है गाइज सोना। स्वर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? सोना होता है। तो कहता है कि भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों ने सर सोने के सिक्के जारी किए थे। अब आपका अगला सवाल आ जाता है गाइज, 6 नंबर सवाल आता है, शक संवत का आरंभ किसने किया? यानी शक संवत की शुरुआत किसने किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सर कनिष्क। ये वही कनिष्क सर जिनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल महल में हुई थी। ये जो सर शक संवत ये कैलेंडर है और इस कैलेंडर की शुरुआत इन्होंने सर 78 ईस्वी में किया था। कब किया था बच्चों? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं गाइज, 78 ईस्वी में किया था। तो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है गाइज? तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 7 नंबर, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, थोड़ा हल्का इसको इस तरह कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है गाइज 7 नंबर में, किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की? यानी भूमि को दान में देने की प्रक्रिया की शुरुआत, इस प्रथा की शुरुआत किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपको सातवाहनों ने किया था। किसने किया था गाइज? सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। चलिए, तो अब हमारा सर नेक्स्ट सवाल आता है 8 नंबर सवाल। कहता है मनु स्मृति की रचना काल, यानी मनु स्मृति जो है सर वो किस काल में इसकी रचना हुई, यानी इसको लिखा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आता है गाइज, अब हम लोग चलते हैं। अब अगला सवाल जो आता है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हमें। अब अगला सवाल कहता है मृच्छ कटिकम की रचना है, यानी मृच्छ कटिकम किसकी रचना है? ये सर 4 को लेखक का नाम दिया गया है। इस 4 लेखक में आपको बताना है सर कि मृच्छ कटिकम की रचना किसने किया। तो मृच्छ कटिकम की रचना जो किया है सर, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज हम लोग आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है गाइज चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? तो चैत्य जो है ना सर, उस जमाने में चैत्य उस स्थान को कहा जाता था जहाँ हम लोग सर पूजा किया करते थे, यानी पूजा स्थल वाले भागों को हम लोग क्या कहते हैं गाइज? चैत्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहे होंगे। और ये जो सवाल है ना सर, हम बहुत बार बोल रहे हैं, बार बार ये सवाल जो है ना सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत करके सर क्वेश्चन एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। क्वेश्चन बैंक को खंगाल कर निचोड़ कर हमने देखा है, तब जाके सर क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन को बनाया है और ये सभी भी एकदम सवाल को दिया गया। अगला सवाल है गाइस, कहता है 12 अंग संबंधित है। 12 अंग जो है ये किस धर्म से संबंधित है? नीचे सर 4 ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है, यानी 12 अंग किससे संबंधित है गाइज? जैन धर्म से। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर मेरा 12 गाइज, संगम साहित्य की रचना हुई है, यानी संगम साहित्य की रचना हमारे भारत के किस भाग में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज मेरा, वो हमारा हो जाएगा सर दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में हुआ है सर इसकी रचना। किसकी बच्चों? संगम साहित्य की रचना साउथ इंडिया में हुआ है। चलिए अब सवाल नंबर जो मेरा गाइज यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है मेरा, कहता है सातवाहनों का, किसका बच्चों? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन है? सातवाहन वंश का सबसे महान यानी मुख्य शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर आपका सी, और ऑप्शन नंबर सी है सर गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए सर अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल सर 14 नंबर है, कहता है अकबरनामा की रचना किसने की? यानी अकबरनामा यानी एक किताब है सर, ये किताब में सर अकबर के बारे में, उनकी कहानी, उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो इसकी रचना किसने किया? यहाँ पे सर 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में सर आप देख सकते हैं अमीर खुसरू जो है सर, अमीर खुसरू इनके दरबार में रहते ही नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अलबेरूनी सर ये इनके दरबार में रहते नहीं थे। इब्न बतूता भी इनके दरबार में नहीं रहते थे। तो इनके दरबार में रहते थे कौन सर? एक बहुत ही फेमस जो है सर लेखक रहते थे और उस लेखक का नाम है गाइज अबुल फजल। तो अबुल फजल साहब जो सर अकबरनामा की रचना किए, और ये अबुल फजल जो सर अकबर के 9 नवरत्नों में से एक शामिल भी थे। ये भी पूछा जाता है नवरत्न किससे संबंधित? सर अकबरनामा से। इस तरह के कुछ सवाल आगे आएंगे भी गाइज। तो चलते हैं हम लोग सर अगला सवाल की ओर। अगला सवाल, चलिए आज का अगला सवाल है सर 15 नंबर सवाल, कहता है गाइज कि अकबर का वित्त मंत्री कौन है? अकबर का वित्त मंत्री कौन है? तो अकबर का जो वित्त मंत्री है सर वो टोडरमल जी थे। वित्त मंत्री कहने का मतलब सर पैसों के, यानी पैसों के देखभाल करने का मंत्री कौन था? बजट पेश करने वाला आदमी कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री सर टोडरमल साहब थे। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल। फिर हम सर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब आज का अगला सवाल है गाइड मेरा, कहता है 16 नंबर सवाल, कहता है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? चरमोत्कर्ष पर मतलब कहने का ये हुआ कि मुगल समय में, जैसे मुगलों में बहुत सारे राजा है, तो उस राजाओं में किस राजा के शासनकाल में सर चित्रकारी को सबसे सर्वोच्चता का स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज, इसका ऑप्शन नंबर सी सर जहांगीर हो जाएगा। अकबर के पुत्र जहांगीर, इसी को सर हम लोग सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इसको सर सलीम के नाम से भी
जाना जाता है। चलिए सर अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम जो है सर ये पुत्री थी नूरजहां की। नूरजहां की 2 शादी हुई थी। एक शादी सर इसका शेर अफगान के साथ हुआ था। किसके साथ बच्चों? शेर अफगान के साथ हुआ था, लेकिन इसकी सर मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने सर इससे दोबारा शादी किया था। जहांगीर ने इनसे सर दूसरा शादी किया था। और ये लाडली जो बेगम है सर ये नूरजहां और इसके पहले पति क्या नाम बोले थे अभी यार, नूरजहां और इसके पहले पति शेर अफगान के बेटी थी, शेर अफगान जी की बेटी थी। चलिएगा आज का अगला सवाल, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं सर। कहता है यहाँ पर अगला सवाल 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या कहता है गाइज? कहता है दिल्ली में किसने बच्चों? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? यानी दिल्ली में जो चांदनी चौक है सर उस चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? इसको जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे गाइज, मेरे पाई, मेरे यार, ये सर जहां आरा जी ने करवाया था। ये सर शाहजहां की बड़ी पुत्री थी शाहजहां, उसने सर दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया था। अगला सवाल कहता है भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? यानी मुगलों का अंतिम राजा कौन था? तो मुगलों का अंतिम राजा जो है सर वो बहादुर शाह जफर जी थे। इनको सर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय सर कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख सकता है या तो आपको इस तरह से लिख सकता है हिंदी में। और इनको जो है सर 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने सर इनको फांसी दे दिया था। और इनको जो है सर रंगून में बहादुर शाह जी को रंगून में जो है सर मृत्यु हो गई थी। लगभग 83 या 84 साल की अवस्था थी। हाँ 83 या 84 साल की अवस्था में बूढ़े हो गए थे। उनको रंगून बर्मा में है, बर्मा देश में रंगून, वहाँ इनको फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला सवाल है सर आज का 20 नंबर। कहता है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? यानी गोपुरम का मतलब क्या होता है? तो गाइज मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम लोग सर गोपुरम कहते हैं। तो सर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर गाइज ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है गाइज मेरा। कहता है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? यानी तेनालीराम जो है सर ये किस वंश से संबंधित है? सबसे पहले देखो बीजापुर, सर बीजापुर पर मुस्लिम शासकों ने राज किया, तो यहाँ तो तेनालीराम हो नहीं सकता है। मुगलों में तो सर तो मुस्लिम शासकों ने राज किया। ब्राह्मणी वंश पर भी सर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। तो 3 ऑप्शन तो सर आपका ऐसे ही छट गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन गाइस? तो आपका बच गया सर ऑप्शन नंबर ए विजयनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब हम लोग सर आगे इसी सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर अगला कहता है सर 12 बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो बल्लमाचार्य जी का जन्म जो हुआ है गाइज वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा गाइज ए हो जाएगा, यानी ओ। तो चलते हैं गाइज अब नेक्स्ट सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल में आपका क्या कहता है गाइज? 24 नंबर कहता है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? यानी सुल्तान उल की उपाधि किसे दिया गया है? तो सुल्तान उल की उपाधि जो दिया गया है ना गाइज ये रुबाजा मुद्दीन चिश्ती को, रुबाना मुद्दीन चिश्ती गंज ए शक्कर को दिया गया था। हमको इतना नाम नहीं याद रखना, हमको सिर्फ और सिर्फ सर मुइनुद्दीन चिश्ती याद रखना है। और ये मेरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सर इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल कहता है सर 25 नंबर सवाल में कहता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यानी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का जो राजकुमार है ना सर वो कहा जाता है आपको होनसांग को। ये होनसांग जो है सर हमारे भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी सवाल सर कई बार पूछा हुआ, कंपटीशन में पूछा है। हर्षवर्धन के काल में आए थे। कब आए थे बच्चों? ये सर ये जो राजकुमार जी हैं यात्रियों के राजकुमार जो हर्षवर्धन को कहा जाता है सर, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारे भारत आए थे। और किस लिए आए थे? तो ये भी जान लीजिए सर ये आए थे 630 ईस्वी में आए थे और 645 ईस्वी में गए थे। यानी 15 वर्षों तक यहाँ रहे कितना बच्चों? ये सर 15 वर्षों तक हमारे भारत में रहे। अब किस लिए आए थे सर? 15 वर्ष किस लिए रहे? तो ये आए थे सर हमारे आए थे सर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। यानी नालंदा में आए थे सर। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको आप लोग जानते हैं सर घूमने के लिए जाते हैं, विश्वविद्यालय में आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। और 15 वर्षों तक रहते। कितने वर्षों तक गाइस? 15 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर आपका होनसांग हो जाएगा। चलिए सर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। 25 नंबर सवाल कहता है आपका
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है सर, कैप्टन हॉकिंस नामक एक सर अंग्रेज थे सर। ये कहता किसके दरबार में आया था? यहाँ पे 10 बार नहीं सर, यहाँ पे दरबार होना चाहिए। यहाँ पे 10 बार नहीं बल्कि क्या होना चाहिए गाइज, यहाँ पे होना चाहिए हमको दरबार। तो किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आए थे। उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 27 कहता है गाइज कि जोतदार पराह कहाँ रहते थे? जोतदार पराह कहाँ रहते थे? तो जोतदार जो पराह रहते थे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गाँव में हो जाएगा। चलते हैं सर हम लोग थोड़ा सा एक और चलते हैं। सवाल नंबर 28 पे कहता है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? स्वामी का मतलब होता है बच्चों मालिक। स्वामी का मतलब क्या होता है गाइज? मालिक। तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रक्रिया थी, इसमें जमीन का मालिक कौन हुआ करता था गाइज? जमींदार हुआ करता था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज वो जमींदार हो जाएगा। चलते हैं गाइज अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है अवध, कौन सा बच्चों? अवध के साथ बेलजली ने सहायक संधि कब की थी? यानी कि बेलजली ने सर एक सहायक संधि किया था, उस संधि का वही पूछ रहा है कि संधि कब किया गया? 1801 में। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहता है सर 1857 की विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 की विद्रोह जो है सर ये 10 मई, कितना बच्चों? 10 मई 1857 को मेरठ से, कहाँ से बच्चों? मेरठ से एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने किया था। और वहाँ से सर पैदल चलकर ये लोग जो है ना, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वो कहाँ गए थे गाइज? दिल्ली गए थे, बहादुर शाह जफर के दरबार में गए थे। और बहादुर शाह जफर को सर 1857 क्रांति का प्रमुख नायक बनाया गया था, क्योंकि वही एक ऐसा चेहरा था जिनको भारत में सभी लोग जानते थे। चलिए गाइज आज का अगला सवाल आता है हमारा। कहता है 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब सभी लोग जानते हैं सर, बिहार से एक ही आदमी तो थे फेमस में, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने में काफ़ी जो है ये अपना एक अस्तित्व रखते थे। चलिए तो आज का अब नेक्स्ट सवाल आता है सर। कहता है पलासी का युद्ध, किसका युद्ध बच्चों? थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सिस्टम में गड़बड़ा है। कुछ सिस्टम में नहीं गड़बड़ा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइज। कहता है हाँ 32 नंबर सवाल पे आते हैं। 32 नंबर सवाल में क्या कहता है गाइज? कहता है 32 नंबर सवाल में कहता है दोस्त पलासी किस राज्य में है? तो सबसे पहले आपको पता होगा सर कि पलासी की जो हुआ था दोस्तों 23 मई को हुआ था शायद। हाँ 23 मई 1757 को। 23 मई या जून था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है गाइज हमें भी, क्योंकि डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ईयर कन्फर्म है। 23 मई 1757 को सर सिराजुद्दौला, कौन सा गाइज? सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों के एक सेना थे, उनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। कौन था गाइज? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख दिए हैं। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था सर वो कलकत्ता में पलासी के मैदान में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के जो सिपाही के कमांडर थे सर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो अब आप लोग को मालूम, और इस युद्ध में सर सिराजुद्दौला के ही अपने ही सर सेना नायक जो है सर मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, जिसके वजह से इनकी हार हो गए थे। किसकी? सिराजुद्दौला जी की। तो कहता है पलासी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है दोस्तों पंजाब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है गाइस 33 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था गाइज वो 1773 ईस्वी में किया गया था। 34 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल सर। कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब बनाया गया? यानी भारत की राजधानी पहले कलकत्ता बनने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश दिल्ली बनाई गई। कब बनाई गई गाइज? 1911 में। अगर 1911 कहीं पे लिखा रहेगा तो 1912 भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, लेकिन पहले 1911 मारना है। अगला सवाल है गाइज, कहता है अगला सवाल गाइज कहता है 35 नंबर में भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? यानी भारत में पहले जनगणना कब हुई? तो पहले जान लेना जरूरी है गाइज। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन उसमें सर भारत के हैदराबाद को, किस भाग को गाइज? भारत के हैदराबाद को, भारत के किस शहर को गाइज? हैदराबाद को। और साथ ही साथ भारत के राजपूतों को छोड़ दिया गया था इस जनगणना में। किसको गाइज? भारत के राजपूतों को छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये जनगणना को सफल जनगणना नहीं माना गया। तब जाकर के फिर 1881 ईस्वी में भारत में
दूसरी जनगणना हुई और नियमित गणना हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में गाइस? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और तब से लेकर अभी तक हमारे भारत में सर प्रत्येक 10-10 वर्षों पर क्या होता है? जनगणना होता है। अभी हमारे भारत की जो अंतिम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी गाइस? तो वो 2011 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल है, भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रारंभ सबसे पहले हुआ था 1872 में। नियमित जनगणना यानी फिक्स जनगणना जो हुआ वो 1881 में हुआ। तो तब से लेकर अब तक हमारे भारत में सर प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होता है। अगला सवाल कहता है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? यानी बंगाल विभाजन के समय, सीधे समझिए सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था यानी गवर्नर कौन था? तो भैया लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कर्जन। ये परी एक्स्ट्रा लिखा गया, परी नहीं होना चाहिए, सिर्फ लॉर्ड कर्जन होना चाहिए। अब अगला सवाल है गाइज, कहता है सूरत फूट कब हुआ था? ये इसका ऑप्शन नीचे है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है सूरत फूट कब हुआ था? तो सूरत फूट क्या है दोस्तों? सूरत फूट में ना एक घटना हुआ था। सूरत फूट में एक घटना हुआ था सर। इसी सूरत फूट में ना, ये सूरत फूट जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अब सूरत फूट में क्या हुआ था सर? कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था। एक का नाम था सर गरम दल और एक का नाम था नरम दल। यानी सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया सर, नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया था। तो इसी को सूरत फूट कहते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर खिलाफत आंदोलन पर आते हैं। अब आज का अगला सवाल मेरा कहता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो जो सर खिलाफत आंदोलन है, ये खिलाफत आंदोलन सर आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है गाइज 1920 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? यानी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग सर 1940 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाइज? ये सब इफेक्ट भी याद रखना है, वैसे ना रखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस सवाल में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने गाइज? मोहम्मद अली जिन्ना ने सर मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किया था। तो चलते हैं गाइज आज का लास्ट सवाल की ओर। किधर की ओर बच्चों? लास्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत के संविधान की जो रूपरेखा तैयार किया, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको कौन नहीं जानता है, इनको कौन नहीं जानता है गाइज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज मैंने 40 महा इंपोर्टेंट यानी मोस्ट एमएमआई सवाल यानी वीवीआई जिसको आप लोग कहते हैं गाइज, मोस्ट वीवीआई सवालों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव के तौर पे। इसी तरह का टोटल 10 सेट चलने वाला। कितने सेट चलने वाला गाइज? टोटल 10 सेट चलने वाला। ये आपका पहला सेट है। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट होता है दोस्तों सेशन। अब यहाँ से सर हमारा सब्जेक्टिव का सेशन चालू होता है। यहाँ पे मैंने दोस्तों क्वेश्चन बैंक को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो है इन सारी क्वेश्चन को रेडी किया है गाइज, और काफ़ी समय भी लगा है। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए गाइज बिना समय गवाए हुए अब हम लोग सर सेशन को आगे की ओर चालू करते हैं। यहाँ पे सर मेरा लघुत्तरीय प्रश्न है। टोटल सर इसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न, और ये सभी जो है सर क्वेश्चन बैंक को देखकर तैयार किया गया। तो चलिए गाइज आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? सिंधु सभ्यता में, किस सभ्यता में गाइज? कहता है सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व है? अन्नागार का मतलब होता है दोस्तों जहां हम लोग भोजन रखते हैं। तो इसका जो आंसर है गाइज वो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आपको आना पड़ेगा गाइज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, हाँ यहाँ आपका आंसर दिया गया है गाइज। आंसर सही दिए मैंने। कहता है कि मोहनजोदड़ो अन्नागार का क्या महत्व है। सबसे पहले इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं सर। आंसर कह रहा है प्रश्न उत्तर, यानी सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। यानी सिंधु सभ्यता में जो अन्नागार था, अन्नागार मतलब वो जो कहते हैं दोस्तों जहाँ भोजन को स्टॉक अनाज को रखा जाता है। अन्नागारों का विशेष महत्व है। अतिरिक्त भोजन, कौन सा भोजन गाइज? अतिरिक्त भोजन का संचय किया जाता था यानी इकट्ठा किया जाता था। यानी अन्नागार एक ऐसा मतलब मकान था सर जिसमें अतिरिक्त जो भोजन हुआ था तो उस भोजन को हम लोग वहाँ संचय यानी इकट्ठा कर रखते थे। अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का, किसका गाइज? मोहनजोदड़ो का, यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। यानी मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। और यह व्यापार वाणिज्य केंद्र, कौन सा गाइज? कहता है यह व्यापार वाणिज्य केंद्र भी था। अच्छा, ये जो सर आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो है ना सर, ये अन्नागार सबसे बड़ा था। ये व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था। ये अकाल, कहता है यहाँ पे संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागार में संचित अनाज यानी इकट्ठा किए गए अनाज का उपयोग किया जाता था। यानी जब सर वहाँ जब उस इलाके में सर
भूखमरी आ जाती थी, सुखाड़ आ जाती थी ना, तो इस अन्नागार में जो सर संचित भोजन, इकट्ठा किए गए भोजन, उसका उपयोग हम लोग उसमें से निकाले करते थे, यानी खाते थे। वर्तमान गोडाउन के सामने मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। अच्छा अच्छा, यानी विदेशों से भी व्यापार होता था इस मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार थे, यानी जहाँ भोजन रखा था। तो गाइज ये आंसर है, और इसको मुझे पढ़ने में टाइम भी चला जाएगा और आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे गाइज, हम लोग क्वेश्चन दिखा देते हैं और इसका आंसर आप लोग जो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे आपका पहला सवाल है गाइज। पहला सवाल कहता है आपका, पहला जो सर सवाल है आपका थोड़ा सा छोटा, चलिए पहला जो सवाल कहता है सर, सिंधु सभ्यता मानना है और क्या महत्व है, हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल 3 नंबर है सर, मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। अगला सवाल है सर, महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दें। अकबर के 9 नवरत्नों के नाम लिखें। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर कहता है मीराबाई संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दुबास लोग कौन थे, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। ये सर मेरा जो है 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर, पहला सवाल गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षकों का वर्णन करें। तो ये सवाल काफ़ी बार 5 नंबर में पूछा गया है गाइज। अगला सवाल है अशोक की, यहाँ पे अगला सवाल लेकर अशोक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। अगला है आईने अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। उसके बाद भक्ति और सूफियाँ दोनों दूसरे के पूरक थे, व्याख्या कीजिए। और एक और सवाल सर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अच्छा, इस पेज को एक दौर ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पे सर 15 नंबर सवाल यहाँ पे, यानी जो अंतिम जो है मेरा सर 5 नंबर 6 नंबर यह सवाल जो है कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, इसका क्या परिणाम है। ये सर सारे सवाल हमने 3 मार्क्स के यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय मैंने दिखा दिया। और इसका यहाँ पे अब यहाँ पर जो हम दिखाने वाले सर इसका आंसर दिखाने वाले हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बारी बारी से मैं एकदम आराम से ऊपर स्क्रॉल करूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और अगर किसी भी भाई को इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में करें, हम आपको इसका PDF जो प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। चलिए यहाँ पे सर सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। दोस्तों ये सभी सवाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों का देखना फ़र्ज है। अगर आपने 2025 की तैयारी करना है बेहतरीन तरीक़ा से, तो आपको अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर से एक भी सवाल सर बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग को सर स्क्रॉल कर करके मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, आप लोग जो है गाइज इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए गाइज हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगर PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें। और एक बार फिर से दोस्तों कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो वीडियो बनाया गया है सर, ये साल 2025 में जो भी लोग भी बोर्ड परीक्षा देने वाले, कौन सा परीक्षा गाइज, बोर्ड परीक्षा फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो उस परीक्षा में हमारे इस सेशन से ज़रूर सवाल टकराएगा। 100% की हम लोग गारंटी लेते हैं। और ये तो सिर्फ सर आज मेरा पहला सेट है, इस तरह का मैं टोटल 10 सेट करने वाला हूँ गाइज। और 10 सेट के अंदर से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। और ये सेट जो बनाएगा बिल्कुल सर 100 पूर्णांक का। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग आएंगे सर सेकेंड पार्ट को लेकर, और तब तक के लिए बाय बाय सबको, चलते हैं, धन्यवाद।